रेलवे के बारे में बता दिए थे। आज आपको पेज 71, आपको पेज नंबर खोलना है 71 अपने मटेरियल का। स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ जो दिया गया है उस पीडीएफ का खोलेंगे पेज नंबर 71। ससुरा 1 लिख दिए, 71 खोल लिए आप लोग पेज नंबर 71 फटाफट। हाँ, हिस्ट्री क्लास भी होगा। बारिश की वजह से हिस्ट्री क्लास जिस वक्त हो रहा था उस वक्त बारिश हो रहा था, इसलिए हिस्ट्री क्लास नहीं हो पाया। अब हम जस्ट इसके बाद अब हिस्ट्री ले लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, बायोलॉजी के बाद हिस्ट्री ले लेंगे। देखिए, बारिश के मौसम में अगर क्लास डिस्टर्ब रहेगा तो उसको किसी दूसरे टाइम पे रीशेड्यूल करके ले लेंगे, ठीक है। बारिश बहुत जोर से हो रहा था, क्लास नहीं आ पाए स्टूडियो। हिस्ट्री हो जाएगा, खोलिए बाबू। देखिए, हम भी मोबाइल में पीडीएफ खोल दिए आपके। इस पेज नंबर 71 में आप देखिएगा लिखा होगा तटीय मैदान। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय जल मार्ग, उसको छोड़ देना है, उसको जब राष्ट्र मार्ग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। दूसरा है तटीय मैदान, लिखा है तटीय मैदान, फटाफट देखेंगे आप। मिल गया बाबू तटीय मैदान। चलिए अब हम आपको तटीय मैदान पढ़ाते हैं। आपके पास ब्लैंक नक्शा खोलिए, दोनों चीज साथ में रहना चाहिए। सादा नक्शा इंडिया का सादा नक्शा खोल लीजिए, और उसके बाद से आपको ये वाला भरने वाला भी मटेरियल दोनों रहना चाहिए एक साथ। इसमें हम आपको समझा देते हैं तटीय मैदान को किस तरह से पढ़ना है। तटीय मैदान किसे कहा जाता है? खुल जा यार, तुम क्या कैसे खुल गया अपने मन से? तटीय मैदान उसे कहा जाता है जो समुद्र के किनारे हो। तटीय मैदान मतलब समुद्र के किनारे वाले मैदान को हम तटीय मैदान कहते हैं। आप बता सकते हैं भारत में कितने तरह के तटीय मैदान हैं? तो देखिए, भारत के नीचे के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र से सीमा रखते हैं, तो इसमें 2 तरह के तटीय मैदान हैं। ये एक पहाड़ का नाम आप बताइए, इधर वाले पहाड़ का नाम जो ब्लैक कलर से है, और ये जो रेड कलर से है पहाड़, इस पहाड़ का नाम बताइए। ये ब्लैक कलर वाला पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, और इस रेड कलर वाले पहाड़ का नाम क्या है भैया? पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी और पूर्वी घाट 2 पहाड़ियां हैं इधर, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट 2 पहाड़ियां हैं। इस पश्चिमी घाट के इस साइड वाला ये जो मैदान है ये कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ये मैदान क्या कहलाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के पास है, तो ये कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ये पतला है, किसके तुलना में पतला है? तो पूर्वी तटीय मैदान के तुलना में पतला है। ये इधर वाला मैदान क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। इन दोनों में ज्यादा चौड़ा कौन सा है? तो पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा नहीं है। एक और चीज देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान सीधा है, ज्यादा काट पीट नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में कट पीट ज्यादा है। इसमें कट पीट क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जबकि यहाँ पे कट पीट कम है। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में 2 तरह के मैदान, 2 तरह के तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है पश्चिमी घाट पर्वत और पश्चिमी तट के बीच में है। पूर्वी घाट जो पूर्वी तटीय मैदान है पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तट के बीच में है। तो इन दोनों में अधिक चौड़ा पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान में नुकीले भाग ज्यादा हैं, जिसे हम कहते हैं दंतुरित। नुकीले भाग को हम क्या कहते हैं? दंतुरित। दंतुरित, दंतुरित मतलब क्या होता है कि जब इसका कोई, देखिए यहाँ पे ऐसे नोक टाइप का निकला है, यहाँ कुछ नोक टाइप का निकला है, उसे हम लोग कहते हैं दंतुरित तट। दंतुरित तट जो होते हैं इसे चक्रवातों से बचा लेते हैं, चक्रवातों से बचा लेते हैं। तो भारत में मेनली कितने प्रकार के तट हो गए? 2 प्रकार के तट हो गए, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आप ब्लैंक नक्शा में इस तट को भरिए, जो आपके पास सादा नक्शा है उसमें इस तट को आपको भरना है, और मटेरियल में लिखिए। यहां ध्यान से देखिए, यहां आपके मटेरियल में लिखा हुआ है पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट में क्या लिखेंगे? यह पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तट के बीच में है। देखिए, पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तट के बीच में यह अधिक चौड़ा तथा दंतुरित है। यह अधिक चौड़ा तथा दंतुरित है। चलिए फटाफट लिखिए।
रेलवे जोन पूरा नहीं हुआ था, अब कैसे पूरा होगा भैया, आपको भरना था वो। डाउन ट्रेन किसे कहते हैं, मतलब एक्चुअली देखिए डाउन और अप रेलवे के लिए अपना एक कोड होता है। डाउन ट्रेन के लास्ट में इवन नंबर होता है, अप ट्रेन के लास्ट में ऑड नंबर होता है। वो रेलवे जोन तो याद भी करा दिए, अब आप नहीं भरे तो हम क्या करें, भर लिए। लाइव में स्पीड का ऑप्शन नहीं आता है, प्रीवियस में आएगा। लाइव क्लास में स्पीड का ऑप्शन नहीं आएगा, लाइव क्लास में आपके जो प्रीवियस होते हैं सो उसमें स्पीड का ऑप्शन आता है। भर लिए बाबू, कैमरे का फ्रेम कट रहा है, उठ जा भाई, उठा दिए इसको, आगे बढ़ जा। चलिए अब इसके बाद का टॉपिक क्या है, देखिए समुद्री सीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, आप इस समुद्री सीमा को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। आपके पास एक सादा नक्शा होना चाहिए, ये भर लेंगे और लिख भी लेंगे। इसको आपको क्लास जब खत्म होता है तब का आपका काम रहता है। देखिए बाबू, समुद्री सीमा किसे कहा जाता है, आप किसी भी देश की बाउंड्री को देखेंगे तो समुद्र की जो दूरी होती है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है, किलोमीटर में नहीं जाता है। एक नॉटिकल मील जो होता है, नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर। तो समुद्र की जितनी दूरियां होती हैं वो नॉटिकल मील में नापी जाती हैं। लेकिन इस समुद्र में एक खराबी देखिए कि समुद्र की जो बाउंड्री होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये तटरेखा जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है, देखिए अंदर है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको कैलकुलेशन में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसका तो लगभग ठीक है, लेकिन इसका टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले एक बेस लाइन खींचनी होती है। ध्यान से समझिए, बेस लाइन क्या होता है, सब लोग इधर ध्यान से, क्या बोल रहे हैं बेवकूफ, कौन बोल रहे हैं, पवन तिवारी, क्या बात करते हो यार, कि हिस्ट्री का क्लास अभी ना बताएं कि बारिश की वजह से हिस्ट्री क्लास को अगले टाइम पे पोस्टपोन किया जाएगा, या तो वो 11 बजे होगा या तो 12 बजे होगा। नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं आप लोग, बार बार अभी कौन और आएगा, अभी बाद में जुड़ेगा तो वो पूछेगा। नोटिफिकेशन नहीं आता, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में नोटिफिकेशन बंद किए होंगे। जिस तरह से यूट्यूब पर किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो अलग से पूछता है कि नोटिफिकेशन देना है कि नहीं, बेल आइकन से। उसी तरह आप अपने सेटिंग में जाइएगा, एंड्रॉइड सेटिंग में, वहां से जाके नोटिफिकेशन बंद किए होंगे। कहाँ से इनको नोटिफिकेशन आएगा, मोबाइल हम आधा को जाएगा आधा को नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ है। चलो भाई यहाँ देखो, इस टूटे फूटे ऑप्शन के लिए ये देखिए, ये जो टूटा फूटा है, इस टूटे फूटे तटरेखा के लिए हम एक नॉर्मल लाइन खींच देते हैं, जो 100% स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता है, बट एक कंटिन्यूअस लाइन होता है। इस तरह से झिकझैक टीट फूट नहीं होता है। ये लाइन को हम लोग कहते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। अब सादा नक्शा में इसको बनाते चलेंगे, इसे हम क्या कहते हैं भैया, आधार रेखा। इस रेखा का नाम है बेस लाइन या आधार रेखा, आधार रेखा, आधार रेखा, ठीक है। ये बेस लाइन कहलाती है। ये किसी भी समुद्री तट का जो टूटा फूटा आकार है, कैसा, जो टूटा फूटा आकार है, उसे एक कंटिन्यूअस शेप देता है, न कि स्ट्रेट लाइन देता है, ताकि यहां से डिस्टेंस नापने में इजी हो जाए। अब इसके बाद जो हमें डिस्टेंस नापना होता है, इसमें सबसे पहले आता है हमारी समुद्री सीमा। अब ये समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील होती है। याद रखिएगा, कोई भी दूरी हम यहाँ किलोमीटर में नहीं नापेंगे, बल्कि नॉटिकल मील में नापेंगे। तो कोई भी दूरी को नापने के लिए हम आधार रेखा का प्रयोग करते हैं। आधार रेखा के उधर की चीजों को हम कैलकुलेशन में नहीं रखते हैं। आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं समुद्री सीमा।
आधार रेखा से फर्स्ट 12 नॉट की दूरी क्या कहलाती है? समुद्री सीमा। इस सीमा में अगर हमसे बिना परमिशन कोई घुस गया, सीधे हमारी नौसेना उसको मिसाइल लगा के उड़ा देगी। इस लाइन में कोई नहीं घुस सकता है। ये हमारी क्या है? समुद्री सीमा। कौन सी सीमा है? समुद्री सीमा। आपके मटेरियल में भी लिखा हुआ है, पढ़िए। पहला लिखा है समुद्री सीमा। पहला क्या है? समुद्री सीमा। उसके बाद लिखा है संलग्न क्षेत्र। तो आपसे कह देगा किसी भी देश की समुद्री सीमा उसके समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील होती है या आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होती है। तो आपको आंसर देना है कि वह दूरी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होनी चाहिए। किलोमीटर में तो गलती मत कीजिएगा। अब इसके बाद एक और रेखा होती है, उसको हम लोग कहते हैं लोग संलग्न क्षेत्र, मतलब उसी से मिला हुआ। ये अगला 12 नॉटिकल होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये यहां से 12 नॉटिकल, तो आधार रेखा से कितना नॉटिकल? 24 नॉटिकल। तो आधार रेखा से पहला 12 नॉटिकल जो होता है समुद्री सीमा होती है। इसमें इस देश का, चाहे वो जिस देश के पास हो, उस देश का पूरी तरह से अधिकार होता है, बिना परमिशन नहीं जा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये वाला जो एरिया होता है ये संलग्न क्षेत्र होता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है, यानी इस रेखा से 12 नॉटिकल। अगर इसमें कोई जहाज घुस जाता है तो उस जहाज से सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लिया जाता है कि तुम इसमें घुस गया है, यहाँ तुम्हारे जहाज की वजह से गंदगी फैलेगा वगैरह वगैरह, सीमा शुल्क लिया जाता है। यहाँ हमारी नौसेना उसकी जांच कर सकती है, लेकिन बिना परमिशन भी घुस गया है तो उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स कहाँ से लग जाता है? संलग्न क्षेत्र से। अब बिना परमिशन अगर संलग्न क्षेत्र में घुस गए तो हमला नहीं होगा, लेकिन आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर टैक्स नहीं दिए तो। और अगर इसमें घुस गए भाई साहब तो अब बिना परमिशन तो उड़ा दिया जाएगा। बिना परमिशन घुस गए तो क्या कर दिया जाएगा भैया? उड़ा दिया जाएगा आपको। खतरनाक हो गया ये वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील होता है। आधार रेखा से कितना होता है भैया? 200 नॉटिकल होता है। इस एरिया में कोई जहाज आए ये नहीं रोक सकता है, कोई घूमने आए ये नहीं रोक सकता है, कोई पानी वाली जहाज गुजरे, कोई देश वहां पे टैक्स नहीं ले सकता है, कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन अगर यहाँ कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया, जैसे मछली पकड़ लिए तो ये सारा मछलियां वापस ले लेगा ये। अगर यहाँ कोयला मिला समुद्र के नीचे तो वो इसी का होगा, चाहे खोजने का काम इमरान खान के अब्बा करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर पेट्रोलियम मिला तो ये उसी देश का होगा जिसका यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम किसी को आने जाने से नहीं रोक सकते हैं, किसी काम से नहीं रोक सकते, बशर्ते वहां आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, मतलब नेचुरल एक्टिविटी से पैसा नहीं कमा सकते हैं। यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ गैस या पेट्रोलियम नहीं निकाल सकते हैं, या कोयला नहीं निकाल सकते हैं। इत्तेफाक से यहाँ कोई आइलैंड मिल गया तो वो आइलैंड भी ऑटोमेटिक उसी कंट्री का हो जाएगा जिस कंट्री का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। इसके बाद का जो समुद्र होता है उसे कहते हैं उच्च सागर यानी हाई सी। इस पर किसी का अधिकार नहीं, कोई माई बाप नहीं, जिसको मानो लूट के लेके चल जाए। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका 4 टाइप। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अच्छा भाई, क्वालिटी और स्पीड का ऑप्शन देखते हैं हम। किसी किसी में हट गया ससुरा, किसी किसी में नहीं हटा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। किस क्षेत्र में बिना परमिशन घुसने पर हमारे ऊपर वहां की नौसेना हमला कर सकती है? आंसर देंगे। किस क्षेत्र पर बिना परमिशन घुसने वहां की नौसेना हम पर हमला कर सकती है? आंसर दीजिए। फटाफट फटाफट। हाँ वही देखो, एक टुकर है 12 नॉटिकल मील, समुद्री सीमा। वेरी गुड। समुद्री सीमा एक टो को लिखना नहीं बनाया तो 12 नॉटिकल मील लिख दिया है। हाँ, वो शुरुआत का 12 नॉटिकल। किस सीमा में घुसने पर हम पर हमला नहीं होगा किंतु हम पर टैक्स लगाया जाएगा, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लिया जाएगा?
कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क लिया जाएगा। हाँ 24 नॉटिकल मील। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल मील तक होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल मील तक होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल मील तक होता है? वेरी गुड, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। यहां तक आप समझ में आ गया, 200 नॉटिकल मील। अब यहाँ पे दो अलग से चीजें समझिए, दो चीजें अलग से। अंडमान निकोबार ऐसे अमूमन लगता होगा कि हम लोग के लिए कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी ग्रोथ उतना नहीं है, बट डिफेंस के हिसाब से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन और खतरनाक है। तो देखिए भैया, अंडमान निकोबार का रोल क्या चीज है? अंडमान निकोबार की आधार रेखा हो जाएगी। अब इस अंडमान निकोबार से आप 24 नॉटिकल मील वाला कौन सा रेखा खींचेंगे? समुद्री सीमा। फिर क्या खींचेंगे आप? संलग्न क्षेत्र। फिर क्या खींचेंगे आप? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक छोटा सा आइलैंड, वो दिखने में आइलैंड है, लेकिन इतने बड़े एरिया को दे दिया हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अकेले 40% योगदान अंडमान निकोबार का हो जाता है। इतना बड़ा एरिया, क्योंकि वो 360 डिग्री में ना बनाता है। और ये वाला तो केवल एक डायरेक्शन में बना रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील इधर तो बना नहीं रहा है, ऊपर तो बना नहीं रहा है, केवल एक डायरेक्शन में बना रहा है। जबकि अंडमान निकोबार ऊपर नीचे दाहिने बाएं चारों ओर बना रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या इस तरह का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या इस तरह का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लक्षद्वीप भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप बताइए मित्रों, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, और बनाता भी है। सबसे पहले तो आधार रेखा खींच दिया जाए। यहाँ पर आधार रेखा बोले तो यहीं से सारी दूरी नापा जाएगा आधार रेखा से। तो यहाँ एक आधार रेखा खींच दिए। उसके बाद इस आधार रेखा से हमारी 12 नॉटिकल, फिर 12 नॉटिकल, फिर 200 नॉटिकल मील, ये हो गया हमारा। तो ये जो आइलैंड है सब, कितना बेहतरीन काम किया, कितना बेहतरीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? वेरी गुड। हाँ म्यांमार का भी होगा और बांग्लादेश का भी होगा, म्यांमार का भी होगा और बांग्लादेश का भी होगा। तो बांग्लादेश का ये एरिया हो जाता है, ये एरिया बांग्लादेश का हो जाता है, ये एरिया म्यांमार का हो जाता है। तो ये बांग्लादेश का, देखिए हमने ऐसे रफली खींच दिया ना, यहाँ तक 200 नॉटिकल यहाँ नहीं आता है, समुद्र में खत्म हो जाता है, यहीं तक में 200 खत्म हो जाता है। ऐसे तो रफली देखिए नक्शा में थोड़ा सा दूरी चल देंगे, बट रियलिटी में वो कई किलोमीटर चल दिए हम। अब जैसे हम नक्शा में चल दिए इतनी सा, तो आपको लग रहा है यार 150 किलोमीटर चल दिए हम, ठीक है? तो सबका होता है यहाँ पर। अब जैसे श्रीलंका देखिए, तो उस तरह से देखिएगा तो श्रीलंका हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है। ठीक हुआ कि चाइना के पास नहीं है श्रीलंका, कहता है कि पगला कहीं का, आंसर का क्लास करके आओ, 200 नॉटिकल के बीच में जो आएगा वो मेरा हो जाएगा। अरे भाई साहब, ऐसा थोड़ी है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन केवल इंडिया का है। ये नियम तो श्रीलंका पे भी लगता है। तो श्रीलंका भी तो कह सकता है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव जोन में आता है, आपका तमिलनाडु आता है। तो ऐसे विवाद से बचने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों के बीच में एक आपसी सहमति, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक बाउंड्री बना दी जाती है कि भैया आप उधर का सब रख लो, इधर का ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, जब भारत और श्रीलंका को आप स्पेशली देखेंगे, तो उस कंडीशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सिस्टम ही लागू नहीं हो पाता है। इसलिए एक आपसी सहमति बन जाती है कि भैया देखिए ये इंटरनेशनल रूल के मद्देनजर, और यहाँ पर देखिए एक बीच से लाइन खींच देते हैं भैया, यहाँ पर बाउंड्री हो गया। इसके इधर इंडिया के मछुआरे, उसके उधर श्रीलंका के मछुआरे। लेकिन हमारे मछुआरे कभी कभी श्रीलंका में घुस जाते हैं, तो श्रीलंका पकड़ लेता है। तो बस यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं लगेगा, यहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं लगेगा। आप बताइए 200 नॉटिकल के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म होता है, तो उसके बाद का एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का एरिया क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का एरिया क्या कहलाता है? हो गया? कुछ बताइए फटाफट। फ्री एरिया, वे बकलोल कहीं का उसका नाम होगा ना, आर्थिक क्षेत्र तो एक्सक्लूसिव है ना, हाई सी। हाँ वेरी गुड, हाई सी कहलाता। कर है फ्री एरिया। ने कहानी पढ़ रहा है। अब आप यहाँ देखे होंगे
कि केरला के पास 5 किलोमीटर कोच्चि के पास एक आइलैंड मिला है। गूगल नक्शा में देखा गया, वो आइलैंड नहीं है, वो आइलैंड नहीं है कोच्चि के पास जो मिला है। एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार ने गूगल को परमिशन ही नहीं दिया है कि वो एकदम क्लियर एचडी फोटो दिखा सके भारत का, जबकि अमेरिका में गूगल मैप जो दिखाता है एकदम क्लियर फोटो दिखाता है, आपके दरवाजे पे आपकी कार खड़ी रहेगी वो देख लेगा एक्यूरेट वहां पे। बट इंडिया में सुरक्षा कारणों से इसको अवॉइड किया गया है, इसलिए ये लैंड मास के एरिया को कैप्चर करता है गूगल मैप। तो उसमें क्या है कि इसके जमीन यहाँ की उथली हुई है, जमीन वहां पर देखिए हर जगह गहराई ज्यादा नहीं होता है, तो वहां पर गहराई ज्यादा नहीं है, वहां नीचे में मिट्टी के टीले हैं, हल्का सा वो डूबा हुआ द्वीप है, तो उसके ऊपर से जहाजें आ जाती हैं सब। लेकिन गूगल मैप जब देखा है तो उसको इंडिया के रिस्ट्रिक्शन के कारण वो ज्यादातर बड़े बड़े लैंड मास के एरिया को कैप्चर करता है। तो गूगल ने वो जमीन के नीचे का एरिया कैप्चर करके दिखा दिया है कि भैया यहाँ आइलैंड है, बट एक्चुअली में वो आइलैंड नहीं है, वो डूबा हुआ मिट्टी है। थोड़ा वहां पे समुद्र बहुत उथला है, जिस तरह से राम सेतु है ना रामेश्वरम के बाद पंबन द्वीप के पास, वहां पे तो सोचो समुद्रवा में मोटरसाइकिल नहीं मतलब आदमी पैदल घूम जाता है काफी लंबी दूरी तक, क्योंकि वहां गहराई कम है। अभी ना कि घूमने लगे पूरा कन्याकुमारी तक घप दे चल जाएंगे नीचे, हर जगह ऐसा नहीं है। तो कुछ हल्का सा वहां पर ऐसा दिया। उस ऊपर जो आइलैंड गूगल दिखा रहा है, खुद गूगल मैप के ऊपर से देखेंगे तो उसके ऊपर से समुद्र वाली जहाजें और नाव वगैरह चली जाती हैं। तो वो एक आइलैंड नहीं है, बल्कि नीचे उसके मिट्टी उथली हुई है, समझ में आ गया। और एक्चुअली वहां पे कोरल पाए जाते हैं। कोरल एक जीव होते हैं जिसकी खोपड़िया कछुआ की तरह मजबूत होती है, मरने के बाद उनकी कंकाल वहीं पड़ रहता है और उस कंकाल के ऊपर धूल मिट्टी रेत जमने से टीला बन जाता है। समझ में आ गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, थैंक यू गुरुजी। ऐसा कोई आइलैंड नहीं मिला। आर्टिफिशियल आइलैंड ऐसा नहीं है, आर्टिफिशियल आइलैंड हम बना सकते हैं और लोगों ने बनाया भी है। चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहां पर अपनी नौसेना बना लिया है। दुबई ने पाम जुमेरा नामक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के वहां होटल बना के बेच दिया समुद्र के बीचों बीच में। तो आप आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे शॉर्टकट में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। गलती से भी किलोमीटर नहीं बोलेंगे। आप समझ में आ गया आप लोग को ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। आपसे हम पूछते हैं समुद्र में जितनी दूरियां होती हैं इन्हें तो नॉटिकल मील में नापा जाता है, लेकिन इन दूरियों को हम समुद्री तट से नापते हैं या बेस लाइन यानी आधार रेखा से नापते हैं? बता सकते हैं ना? बेस लाइन या आधार रेखा से नापते हैं, बता सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ हाँ बाबू, बेस लाइन, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाइए, इसको सादे नक्शे में भर लीजिए। भर लेंगे कि नहीं भर लेंगे? वैक्सीन लगवा लिए आज? हाँ वैक्सीन लगवा, कोई बात नहीं। देखिए वैक्सीन लगवाने के बाद हाथ में हल्का दर्द होगा जहां पर वैक्सीन लगाए रहेंगे, और ये दर्द बेसिकली 12 घंटा होगा, मतलब एक दिन। क्योंकि कहीं पे भी आप सुई लगाइएगा तो हल्का दर्द करता है, नॉर्मल है, उसको सेकना वकना नहीं है, चुपचाप छोड़ दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। जो लड़के वैक्सीन लगाए हैं, वैक्सीन लगवाने के 8 घंटे बाद, मतलब 8 घंटा नहीं 6 घंटे बाद, वैक्सीन लगाने के 6 घंटे बाद एक पैरासीटामोल ले लेंगे बुखार के लिए और एक सर दर्द के लिए नीमोस्लाइड। तो पैरासीटामोल या नीमोस्लाइड ले लेंगे आप, उसमें मतलब ऐसा लीजिएगा कि बुखार और सर दर्द दोनों शामिल हो, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद बुखार और सर दर्द होता ही होता है, तो वो अब बहुत जोर से बुखार हो जाता है। तो 6 घंटे बाद आप क्या करेंगे, नीमोस्लाइड या पैरासीटामोल ले लेंगे। तो हम तो दोनों के लिए अलग अलग लिए थे, बुखार के लिए काल्पोल ले लिए थे और सर दर्द के लिए एक तो सेरेडोम आता है, हम उसको ले लिए थे। लेकिन कुछ दवाइयां एक ही में आती है, तो आप उन दोनों को ले लेंगे, टेंशन फ्री। बस 24 घंटे आपको हल्का सर दर्द और हल्का बुखार रहेगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। ये बुखार का आना जरूरी है बकलोलवा, इसको डरो नहीं, ये बुखार का आना जरूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं, ये वैक्सीन का इफेक्ट ही है। वैक्सीन क्या करती है, आपकी बॉडी को जाके बताती है कि देख हमारे जैसे आएगा कोरोना, उसको मार देना। और जब बुखार होता है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी लड़ रही है किसी से। तो आपकी बॉडी किससे लड़ रही होती है? वैक्सीन से। अब वैक्सीन तो नकली वायरस है, अथूर देती है उसको।
सब शरीर खुश हो जाता था, मार दिलो कोरोना, मार दिलो कोरोना। और दूसरा डोज आता है तो फिर ट्रेनिंग मिल जाता है हमारी बॉडी को, फिर बुखार आएगा, मतलब समझिए अंदर धड़ाधड़ मारधाड़ चल रहा है। तो वैक्सीन लगाइए सब लोग। और ऑफलाइन कोचिंग में तो कुछ उसको एंट्री नहीं देंगे जिसको वैक्सीन नहीं लगा रहेगा, याद रखिए। वो लोग जो ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं उनको क्लास में एंट्री ना देंगे वैक्सीन नहीं लगा रहेगा तो, नहीं तो लेके हम ही लगाएंगे ही जाकर, तब हम ऐसे घचाक से कोच देंगे हम। तो जो इतना टाइम मिला है वैक्सीन ना लगाएगा। हो गया? बाबू कोई बात नहीं, कोई ना कोई वो लक्षण आएगा, किसी किसी का ससुरा कान दुखाने लगेगा, किसी का आंख लाल हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेनली सर दर्द या बुखार, बदन दर्द यही होता है, नॉर्मल। ठीक है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो गया हमको। कौन है भैया? ये गणेश मंडल। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मरे थोड़ी होंगे, आप जिंदा है, अभी जिंदा है ना? हाँ जिंदा है वो। वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होगा, मरेंगे नहीं। और अगर इंसान कोरोना से मरे नहीं तो फिर कोरोना मतलब क्या है? कोई नॉर्मल फ्लू है, खांसी बुखार की तरह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ससुरा मार डाल रहा है, यही ना दिक्कत है। कह रहा है कि सर मरे नहीं ना हो गणेश कुमार? हाँ नहीं मरा है वो, जिंदा है, क्योंकि मरे लोगों पे एप्लीकेशन का ओटीपी नहीं जाता है। चलो भाई इसको भर लिए, मटेरियल में भरिए। एक से एक है सब, कोनो ठीक नहीं है कहेगा कि नहीं सर हम स्वर्ग लोक से पढ़ रहे हैं। स्वर्ग लोक से पढ़ेगा, एक से एक है सब। एगो को देखे ऐसे, एगो कह रहा है कि हम खान सर के मित्र हैं। अरे बकलोल कहीं का, हम तोरा जान नहीं रहे उनको काज ने कोने नाम का है, कह रहा है कि हम खान सर के परम मित्र। रे बैल कहीं का, हमारा मित्र उत्र कोनो ना है। जितना सारे मित्र को हम बोल दिए हैं कि कोनो तो को नहीं आना है सामने, वो कह रहा है कि हमारा मित्र है। वैसे ही वो बोल रहा होगा कि हम मर गए हैं। हाँ जिंदा है। चलो भाई भर लो उसको, भर लीजिए। लिखिए आधार रेखा, लिखिए मटेरियल खोलिए, लिखिए फटाफट। जल्दी फटाफट भरिए बाबू। आधार रेखा में लिखिए, यह टेढ़े मेढ़े समुद्र तट को एक सीधा आकार देता है। यह टेढ़े मेढ़े समुद्र तट को एक सीधा आकार देता है। फटाफट भरिए आधार रेखा में, यह टेढ़े मेढ़े समुद्री तट को सीधा आकार देता है। एक तो कोई पूछ रहा है कि सर 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? ऊपर लिखा है 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। अब पहले भी बताए हैं, सुतल था। यह टेढ़े मेढ़े समुद्री तट को एक सीधा आकार देता है, सीधा आकार देता है। हो गया। समुद्र की सारी दूरियां आधार रेखा से नापी जाती हैं। समुद्र की सारी दूरियां आधार रेखा से नापी जाती हैं। समुद्र की सारी दूरियां आधार रेखा से नापी जाती हैं। समुद्र की सभी दूरियां आधार रेखा से नापी जाती हैं। आधार रेखा से नापी जाती हैं। हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? समुद्री सीमा लिखिए। समुद्री सीमा में लिखिए, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। बिना अनुमति इसमें प्रवेश करने पर सैन्य कार्रवाई की जाती है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर सैन्य कार्रवाई की जाती है, मतलब सेना से हमला करा दिया जाएगा, नौसेना से। बिना अनुमति प्रवेश करने पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से यह आधार रेखा से 24 नॉट की दूरी होती है। इसमें सीमा शुल्क लिया जाता है। यह आधार रेखा से 24 नॉट की दूरी होती है।
यह आधार रेखा से 24 नॉट की दूरी, नॉटिकल मील की दूरी होती है। इसमें समुद्र सीमा शुल्क लिया जाता है, सीमा शुल्क लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ऑफिसर होता है, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क लिया जाता है, कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। उसके बाद होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपके मटेरियल में लिखा होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कह रहे हैं सर? मनी सर मेरी छोटी सिस्टर वेल्डिंग का काम करती है। अच्छी बात है भाई, वेल्डर है तो। सर बिना परमिशन इंडिया मारा है किसी को? 1971 में पीएनएस गाजी पाकिस्तान का पनडुब्बी था, दुनिया का सबसे खतरनाक पनडुब्बी था उस समय का, वो अमेरिका का था। अमेरिका ने किसको दिया था? पाकिस्तान को दिया था। उस सरसराइले विशाखापट्टनम में घुस रही थी, वहां भारत का जहाज खड़ा था, अभी आईएनएस राजपूत, मार के उड़ा दिया उसको। पीएनएस गाजी। अमेरिका कहता है कि तुमको हम कोई हथियार नहीं देंगे, तो ससुरा उसको ले जाता है इंडिया के पास, इंडिया वाला मार के गिरा देता है सब। अमेरिका का सबसे खतरनाक टैंक था पैटर्न टैंक, उसने पाकिस्तान को दिया था। अब पाकिस्तान भारत पे हमला करने आया, बीर अब्दुल हमीद उनको जीप माउंटेन गन से मार के उड़ा दिए। जिस टैंक को अमेरिका कहता था कोई मार के नहीं गिरा सकता है, उसको बीर अब्दुल हमीद मार के गिरा दिए। बीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परम वीर चक्र दिया गया। उनकी वीरता ने अमेरिका के वैज्ञानिकों का नींद उड़ा दिया था। तो भारत वालों ने कुछ कुछ काम किया है, बहुत खतरनाक जुगाड़ हम लोग के पास बहुत तगड़ा रहता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लिखिए, यह आधार रेखा से 20 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा से 20 नॉटिकल मील तक होता है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल, 20 लिख दिए क्या? 200 नॉटिकल मील तक होता है। यहां आर्थिक क्रिया जैसे पेट्रोलियम, कोयला या मछली पकड़ने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ आर्थिक क्रिया जैसे पेट्रोलियम, कोयला या मछली पकड़ने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ आर्थिक क्रिया जैसे पेट्रोलियम, कोयला या मछली पकड़ने की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक क्रिया जैसे पेट्रोलियम, कोयला या मछली पकड़ने की स्वतंत्रता होती है। इसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, मतलब इसमें किसी को एंट्री मारने से नहीं रोका जा सकता, इसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, इसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, इसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, इसमें प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। चाइना पाकिस्तान की मछली पकड़ ले गया, हाँ बाबू, उस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसको देखिएगा। अभी म्यांमार को लेके, कोको आइलैंड को लेके वीडियो बनाएंगे, आज डाल देंगे उसका वीडियो यूट्यूब पर, ठीक है? नहीं रोका। उसके बाद लिखा हाई सी, उच्च सागर, हाई सी। हाई सी लिखिए। यह आधार या 200 नॉट के बाद का क्षेत्र होता है, इस पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगते हैं। या 200 नॉट के बाद का क्षेत्र होता है, इस पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगते हैं। यह 200 नॉट के बाद का क्षेत्र होता है, इस पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगते हैं। यह 200 नॉट के बाद का क्षेत्र होता है, इस पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगते हैं, इस पर अंतरराष्ट्रीय कानून लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून लगते हैं। हो गया। उसके बाद लिखा है समुद्री तट रेखाएं, समुद्री तट रेखाएं। तो चलिए उनके बारे में हल्का सा बता देते हैं, कंप्लीट कल बता देंगे। देखिए,
हमारे अलग अलग समुद्र के अलग अलग नाम हैं। जैसे गुजरात के तट का नाम काठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम है कोंकण या सह्याद्री तट, कर्नाटक के तट का नाम है कन्नड़ या किनारी तट, केरल के तट का नाम है मालाबार तट, यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अगर आधा ले लेते हैं तो इसका नाम है कोरोमंडल तट, आधा आंध्र प्रदेश और आधा उड़ीसा लेते हैं तो इसका नाम है उत्तरी सरकार का तट, और उड़ीसा से लेके पूरा बंगाल ले लेते हैं तो इसका नाम है उत्कल तट। कौन सा तट? उत्कल तट। उत्कल तट। इधर देखिए 1 2 3 4, इधर 4 ठो तट हो गए सब, 1 2 3 4, और इधर 3, 1 2 3। ये कोरोमंडल, ये उत्तरी सरकार, और ये वाला कोंकण तट। हम आपसे सवाल पूछते हैं, लौटते मानसून के कारण किस तट पर वर्षा होती है? आप बताइए। लौटते मानसून के कारण किस तट पर वर्षा होती है? आप बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। लौटते मानसून के कारण किस तट पर वर्षा होती है? कोरोमंडल। वेरी गुड, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तक। कोरोमंडल तट समझ में आ गया? कौन सा तट? कोरोमंडल तट।